तो एक पूरी सीरीज हम लोग की तैयार होगी नेशनल इनकम की, जिसमें पहला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेशनल इनकम के बारे में डिफिनेशन, उसके बाकी कंसेप्ट्स, ये काफ़ी डिटेल है, उसको अलग से ही अलग एक लेक्चर में तैयार किया जाएगा और बता दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हौच पौच ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक। बच्चों के लिहाज से है आसान, ये मेरा वादा है, लेकिन बच्चों के दिमाग में एक वो बन गया है इल्यूजन की ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। उस इल्यूजन को ही खत्म करना है हम लोगों को, बहुत ही आसान भाषा में बात करेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। बेसिकली क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें, डेफिनेशन सीधी सीधी किताब में जो दे रखी है वो ये है कि इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ द इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। किस तरह से प्रोडक्शन की वजह से इनकम का जनरेशन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर्स प्रोडक्शन में, और आखिर में वो हाउस होल्ड्स को या फर्म्स के जरिए हाउस होल्ड को चीज़ें मिल जाती हैं, या उसका कंजम्पशन हम लोग कर लेते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो जाता है। थोड़ी सी टफ है डेफिनेशन यूँ समझने में, लेकिन जब हम इसको पूरी आज ही लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। ठीक है, इन शॉर्ट हम बात कर लें। हम लोगों को बचपने में मना किया जाता था, अभी भी मना किया जाता है कि सिक्कों को मुंह में ना रखो। बच्चों से कहा जाता है ना, पैसे छुओ तो हाथ धो लो, पैसे छुओ तो मुंह में ना रखो। मुंह में रखने का तो एक अलग कंसेप्ट है कि भाई पेट में ना चले जाए सिक्का, लेकिन कहा ही जाता है कि जब भी पैसों को हाथ लगाओ तो धो लो। मिसाल दे रहे हैं हम, यही एग्जैक्ट नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो पैसे हैं वो पता नहीं किस किस के हाथ से हो के आए हो हमारे पास, किस किस ने उन पैसों को छुआ हो, उसमें कितने बैक्टीरिया हो, कितने वायरसेस लगे हो। तो कहा जाता है धो लो अपने हाथ, कि कहीं पता नहीं किसके पास से आया हो। मान ली मिसाल के तौर पे वो सिक्का जो है नाली में गिर गया, किसी ने उठाया पोंछ के फिर जेब में रख लिया, वही पैसा। अच्छा देखिए, इंसान दिमागदार होता है, वो अलग रखता है पैसा। जो नाली में गिरा हो तब मान ली धोने का कोई जगह नहीं, अलग रख लिया। जब दुकान पे जाएगा तो पहले वो गंदा वाला से ये लिए, ठीक है। तो वो घूम घाम के कहीं ना कहीं से पैसे हमारे पास आ जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया बहुत चल रहा था, सोनम गुप्ता बेवफा है, लिख दिया। ये किसी एक नाकाम और दिलजले आशिक ने लिखा होगा नोट पे। उसने ही सोचा होगा कि नोट वहां तक पहुंच जाएगा सोनम गुप्ता तक, ठीक है। अब वो उसको कंट्रोवर्सी में ले आएगा, वो अलग चीज है, लेकिन ये पक्का बता रहे हैं किसी दिलजले आशिक और नाकाम आशिक का काम होगा, जिसकी महबूबा का नाम होगा सोनम गुप्ता। उसने उससे बात करना छोड़ दी होगी, उसने नोट पे लिख दिया। वो इस इरादे से लिखा गया होगा कि शायद ये सोनम गुप्ता पास चला जाए और वो समझ जाए कि भाई जहां नशेब होता वहीं पानी मरता, तो समझ जाए कि उसी ने लिखा है, ठीक है। तो ये खैर, ये तो एक मिसाल हो गई छोटी सी। हम लोग बात कर लेते हैं फेजेस क्या क्या है। पहले हम लोग सारे एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। पहला फेज आपके सामने आता है, कौन सा है? जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल। जनरेशन फेज, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पोजल फेज को डिस्पोजिशन फेज भी हम लोग कहेंगे। ठीक है, जनरेशन फेज बेसिकली क्या है, पहले जो डेफिनेशन दे रखी है वो भी हम पढ़ देते हैं। फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि हमारे पास चार हमारे पास सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं, जब फर्म्स कुछ फैक्टर सर्विसेज की मदद से कुछ बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, उसको कहते हैं हम लोग जनरेशन फेज। देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या आता है कि जिन लोगों ने, जिन फैक्टर्स ने उन चीजों को प्रोडक्शन करने में मदद की थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ने, उनको हमने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दे दिया। उनका हक जो उन्होंने मेहनत की थी वो उनको दे दिया गया। एंड द लास्ट इज डिस्पोजिशन फेज। यहाँ पे इसको डिस्पोजल फेज भी कुछ लोग कहते हैं, डिस्पोजिशन फेज भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। जो इनकम हमें मिली इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, हमने उसको उन चीजों पे खर्च कर दिया जिनको फर्म्स ने बनाया था। एम आई क्लियर और नॉट? क्लियर हो गई यहां तक बात? ये कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये फेजेस आगे समझ। अभी इन फेजेस को हम लोग डिटेल में अभी इसी लेक्चर में आगे बात करेंगे। अब आता है फ्लोज। सबसे पहले आते हैं तुम्हारे दो तरह के फ्लो आ जाएंगे तुम्हारे। एक है मॉनेटरी फ्लो, मनी फ्लो, और दूसरा आता है रियल फ्लो।
जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे बेचे जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो। यहां पे गुड्स और सर्विसेज का लेन देन होता है। जिस भी फ्लो के जरिए गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होगा वो क्या होगा? रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या है? जहां पे पैसे दिए या लिए जाएंगे, जहां हमने काम किया वहां से पैसे लेंगे और जो चीज हम खरीदेंगे उसके पैसे हम देंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग मनी फ्लो। इसका दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टॉपिक्स हैं, इसलिए हम तुम लोग को पॉइंट आउट करके देख के ही इसलिए बताई दे रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको गिवन होगा। बेसिक बात जो है वो मैंने आपको बता दी, इसके बारे में और डिटेल है, आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। बुक का सहारा लेके ही वीडियो देखी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? तो ये दो तरह के हमारे सामने फ्लो आ गए। फिर आता है हमारा कंसेप्ट्स। एक होता है स्टॉक कंसेप्ट, एक होता है हमारा कौन सा कंसेप्ट? नाम बताओ। फ्लो कंसेप्ट। वेरी गुड। अगर हम कोई भी चीज एट अ गिवन पॉइंट पे बात करें, एट अ गिवन पॉइंट, आज क्या तारीख है? 3 तारीख। 3 अक्टूबर को शायद तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? दैट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। आज के दिन हमने बात की, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने अगर बात की तो दैट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर डे, पर वीक, एक वीक के विद इन कितने पैसे तुम्हारे पास, शायद इस हफ्ते कितने पैसे रहे, इस महीने कितने पैसे रहे, ये क्या कहलाया? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कहलाया? फ्लो कंसेप्ट। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ये बेसिक एलिमेंट्स आपके सामने आ गए। हम लोग अब मेन टॉपिक पे आते हैं, 4 सेक्टर्स। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड। हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं। हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। पहले इन दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे ताकि क्लैरिटी रहे। अभी आधे घंटे पहले हम अपने घर पे थे, आधे घंटे के बाद हम कोचिंग आ गए। कोचिंग हमने ही स्टार्ट की, वेंचर हमारा। हम खुद अगर एक कोचिंग के मालिक हैं तो हम हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस अलग है, ये कंसेप्ट दिमाग में रखना अपने, क्योंकि अकाउंटिंग स्टूडेंट भी हो ना तुम लोग। बिजनेस अलग है और उसकी जो ओनरशिप है वो अलग है। मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। इस कंसेप्ट के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाउस होल्ड्स कौन है? वो लोग जिनके पास 4 चीजें हैं बेसिकली। क्या है? 4 फैक्टर्स हैं। लैंड, ये ओनरशिप, इनके पास ओनरशिप है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजों की ओनरशिप इनके पास है। और फर्म्स क्या करती हैं? अच्छा, इनके पास ये ओनरशिप है तो करेंगे क्या? ये रखे रहेंगे घर पे। जमीन है हमारे पास, रखे रहेंगे घर पे? नहीं। क्यों है जमीन? भाई अगर हमने मिसाल के तौर पे, हम अभी यहाँ खड़े हुए हैं, किसी ने हमसे कहा कि अरे सर आप के पास 1 करोड़ रुपए हमने सुना है। हमने हाँ, तो कहने सर कुछ कीजिए इसका। हमने क्या करें? कहने जमीन लेके डाल दिए। आदमी राय देता है ना, महल्ले वाले राय देते हैं, दोस्त यार राय देते हैं। लेकिन दुनिया जो है ना, ये बड़ी अच्छी भी और बुरी भी है। दुनिया वाले बहुत अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कुछ अच्छे हैं, बाकी सब मजे लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, दुनिया वाले मजे बहुत लेते हैं। तुमने देखा होगा ये आजकल ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पे, कोई नकली सलमान खान, 6-7 तरह के सलमान खान आजकल दिख रहे हैं। कोई धर्मेंद्र बना यूं कर रहा है, और कोई सनी देओल बना है, कोई बॉबी देओल बना टहल रहा है। इनको बेचारों को खुद कुछ नहीं पता होता ये कैसे लग रहे हैं। महल्ले वाले कहते हैं नाक तुम्हारी बिल्कुल अजय देवगन जैसी लग रही है, बाल देखो अगर ऐसे रख लो आगे से यूं, झाड़ू गिरा लो, अगर मसाला मुंह भर लो तो बिल्कुल अजय देवगन लगोगे। वो बेचारे से इतना कहा जाता है, इतना कहा जाता है कि वो अपने आप को अजय देवगन समझने लगता है, और फिर उसके बाद वो रील पे आ जाता है और फिर उसके वो जहर फैला रहा होता है। जीख हो जाती है। अगर आप कुछ देख रहे बैठे हो तो समझ ली तरह तरह। मतलब आज सुबह ये इत्तेफाक में दिमाग में आ गया, मैंने कहा बताऊं, आज सुबह हम रील देख रहे थे बैठे, और छुट्टी थी आज, तो रील देख रहे थे बैठे, कम से कम यकीन मानो 25 तरह के सलमान खान को यूं मुंह किए हुए है, कोई इतना सा है वो यूं चल रहा है सलमान। तो ये वो बेचारे खुद कुछ नहीं करते हैं, उनसे उनके पड़ोसी दोस्त यार तफरी में कहते हैं और सलमान खान लगते हो यार तुम, बस हल्का से यूं करके चलोगे सलमान खान, वो बनाने भी लगते रील। तो जमाने वालों के हिसाब से ज्यादा चलने की जरूरत नहीं, खुद जैसे हो वैसे रहो, वैसे ठीक लगोगे, इन सब हरकतों से दूर रहो। खैर, तो कुल मिला के जमीन उन्हीं का ले लो, 1 करोड़ रुपए जमीन ले लो। हाँ, अब जमीन लेके हम करेंगे क्या? क्या करेंगे जमीन लेके?
अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, हमसे कहा जाए जमीन ले लो, तो हम क्या करेंगे जमीन लेके? हम इस पे एक बिल्डिंग बना देंगे। क्यों? हमने कहा चलो यार एक काम करते हैं, हम कुवैत से वापस आए, मान लो पढ़ा उड़ा के 6-7 साल बाद, 2-4 करोड़ 5 करोड़ हमारे पास हैं। हमने क्या किया, 1-2 बिल्डिंगें बना दी। किस लिए? कि हम इस बिल्डिंग से हर महीने किराया पाते रहेंगे, ताकि फिर हमें कुछ करना ही ना पड़े। हम 2-4 बिल्डिंग के अगर मालिक हैं तो मर्जी होगी मेरी, हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं, काम करें ना करें, टहलते भी रहेंगे तब भी मेरा घर चलता रहेगा और नस्लों तक चलता रहेगा। इसलिए हम लोग जमीन क्यों लेते हैं, बिल्डिंग क्यों बनाते हैं? ताकि उससे कुछ मिलता रहे हमें। वहां पे आएंगे बहुत सारे लोग, कुछ लोग किराए पे रहने आएंगे। अगर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया है, अगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए, दुकानें वगैरह ऑफिस वगैरह खोल दिए हैं, तो वो लोग आएंगे, ऑफिस वहां पे खोल देंगे, कुछ एटीएम वगैरह लग जाएगा, बैंक खुल जाएंगे, तो क्या होगा, हमें पैसा मिलता रहेगा, महीने का किराया मिलता रहेगा। अब अगर जमीन नहीं है हमारे पास तो लेबर तो है ही। लेबर का मतलब मेहनत। ध्यान रखिएगा, लेबर और लेबरर में फर्क होता है। लेबरर होता है मजदूर, हम लेबरर हैं, और जो हम मेहनत कर रहे हैं ये है मेरी लेबर। तो मेहनत भी होती है एक हाउस होल्ड के पास, और ये क्या मेहनत कहाँ जाएगी? कोई गवर्नमेंट इदारों में होगा, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हो, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करो, कोई अपना खुद का काम करो। हम अपना खुद का काम कर रहे नहीं कर रहे, हम अपनी लेबर अपने ही जगह लगा रहे हैं। ये हो गया लेबर। फिर हमारे पास पैसा या पैसे से रिलेटेड वर्थ की कोई चीज होती है, जिसको हम लोग किसी को उधार वगैरह दे देते हैं। लोग उस पैसे से, मान लो मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, अब हमने क्या किया, ब्याज पे चलाना शुरू कर दिया पैसा। किसी को जरूरत हुई, वो आया, सर वो 1 लाख रुपए उधार चाहिए, तो हमने ठीक है, कुछ है गिरवी रखने के लिए? उसने कहा अंगूठी है, रख ली है। उसने अंगूठी निकाल के हमें दी, हमने 1 लाख दे दिए। महीने के मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 5,000 रुपए लेंगे, तो हम क्या क्या खा रहे हैं? इंटरेस्ट, ब्याज। ये हमें पैसे का यूज हो जाएगा हमारे पास। फिर हम खुद मालिक बन जाए अपने, जैसे बन गए, अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर दिया, कारोबार स्टार्ट कर दिया, तो हम क्या बन गए? एंटरप्रेन्योर बन गए, उसके मालिक हो गए। अब हम लैंड, लेबर, कैपिटल को अरेंज करेंगे और एक पर्टिकुलर बिजनेस को अंडरटेक कर लेंगे। अब ध्यान रहे, यहां पे हम बने क्या? मालिक। और जब हमने काम स्टार्ट किया तो एक नाम दिया बिजनेस को, वो कहलाया फर्म। क्लियर हुई बात? हमने एक्स फर्म खोल दी, मतलब अब हम इस नाम से कारोबार करेंगे। तो ये फर्म क्या करती है? ये फर्म इन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को एक जगह इकट्ठा करती है, पूल करती है, और उसके बाद एक मिसाल दे रहे हैं, एक फैक्ट्री खोल देती है। इस फैक्ट्री में मिसाल के तौर पे क्लोथिंग का काम हो रहा है, कपड़े बेचे जा रहे हैं, कपड़े बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। ये कपड़े जब यहाँ बनाए जाएंगे, कहाँ? फर्म में। या बनाए जाएंगे या बेचे जाएंगे, किनकी मदद से? लैंड चाहिए ना फैक्ट्री के लिए, या तो खरीदेंगे या उधार या किराए पे लेंगे। लेबर चाहिए ना, तरह तरह की, मेंटल फिजिकल दोनों तरह के लेबर होते हैं। कुछ लोग दिमाग से काम कर रहे होते हैं, अकाउंटेंट, सीए, लॉयर्स, ये सब क्या है? मेंटल लेबर्स हैं। और फिजिकल लेबर कौन है? जो मजदूर वहां काम करेंगे, जिन जो हाथ पैरों से मेहनत करेंगे, वो लेबर्स भी यहाँ एम्प्लॉय किए जाएंगे। कैपिटल, पैसा चाहिए ना, मशीन चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो पैसा यहाँ लगेगा। और फिर कोई उनको चलाने वाला होगा, वो कौन होगा? एंटरप्रेन्योर होगा। वो अपने घर से यहाँ आएगा काम करने। तो अब मैंने जो बात कही थी आधे घंटे पहले, हम थे हाउस होल्ड, अपने घर में लेटे टीवी देख रहे थे, कूलर एसी खोले हुए, हम थे हाउस होल्ड। अभी हम आ गए आधे घंटे बाद यहाँ, अब काम हो रहा है, यहाँ पढ़ाई हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी फर्म है। आप लोगों को, हम लोग ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं, टीचर का काम क्या होता है? अगर आप पूछिए, देखिए, तो टीचर का काम क्या है? हमने एक बार पढ़ लिया या पढ़ते रहते थोड़ा बहुत, और वही हम काम करते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं। हर साल नए नए बच्चे, नए नए तरह के बच्चे सब आते आ रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। तो अब देखो तो हमने क्या कर रहे हैं? कुछ हम कर रहे हैं? देखो तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन एक टीचर दिखने में तो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ पढ़ा रहा है। तो अब आप कहिए कि क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है, समाज में क्या दे रहा है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक टीचर एक आदमी को इंसान बनाता है। ये एक ऐसा टर्म मैंने आप लोगों को दिया, इसके बारे में सोचिएगा। आदमी से इंसान बनाना बहुत मुश्किल चीज होती है, ठीक है? वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हम, आपको ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं। ये भी इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिएगा। ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं हम आपको, और ये जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आपका ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बनाने का, दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। और ये कहाँ होता है? फर्म में होता है, कि स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग में। ये क्या हुआ? ये भी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी। उसके लिए क्या चाहिए? लेबर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, जमीन चाहिए ना हमें।
अगर हम ऑनलाइन पढ़ाएं तब भी कुछ जमीन चाहिए हमें, कहीं ना कहीं तो काम करेंगे, कैपिटल चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें अरेंज करनी, कैपिटल चाहिए। और हम क्या बन गए यहाँ के एंटरप्रेन्योर। अब हम एंटरप्रेन्योर भी हैं और लेबर भी हैं, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन ये हो सकता है कि सब कुछ मेरा अपना हो, ये भी हो सकता है सब कुछ मेरा अपना कुछ ना हो, हम सब कहीं से उधार लें, लेकिन एंटरप्रेन्योर तो हम रहेंगे। तो फर्म का मेन काम क्या हो गया? चीजों को बनाना, प्रोड्यूस करना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, गुड्स को प्रोड्यूस करके डिलीवर करना और सर्विसेज को रेंडर करना। हाउस होल्ड का काम क्या हो गया? इन फैक्टर्स को अपने पास रखना और फर्म्स को देना, ताकि फर्म्स इन फैक्टर्स की मदद से कुछ कर सके। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, हाउस होल्ड की पहचान फर्म से कैसे करें? बच्चा कंफ्यूज है, हमने भी कह दिया आधे घंटे पहले हम क्या थे? हाउस होल्ड, आधे घंटे बाद हम कोचिंग में आगे क्या बन गए? फर्म। कैसे समझें? घर पे बैठे थे, घर पे बैठे थे और हमने अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदा, मिसाल के तौर पे पंखा खरीद लिया, गर्मी लग रही थी पंखा खरीद लिया। तो जो पंखा हमने घर पे रह के खरीदा, ये बन गया मेरा क्या? कंजम्पशन एक्टिविटी, कंज्यूम कर रहे हैं। चलो फैन तो एक फिक्स एसेट्स हो गया, हम मिसाल दे रहे हैं, हम कुछ और मान लीजिए छोटा मोटा और कुछ ले लिया हमने। तो हम जब घर पे अपने पर्सनल यूज के लिए कोई खर्चा करते हैं तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ कंजम्पशन एक्टिविटी। और फर्म जो भी खर्चा करता है, फर्म के खर्चे को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसको अभी किया जाए और ये पैसा ग्रो कर जाए। इन्वेस्टमेंट किया ही इसी नियत से आता है कि पैसा ग्रो करे। कंजम्पशन की नियत ये नहीं होती ग्रो कराना पैसे को। कंजम्पशन की वो जो नेचर होता है वो क्या होता है कि हम पैसा खर्च करें और उससे कुछ हमें सेटिस्फेक्शन हासिल, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या होता है? उससे कुछ इंक्रीमेंट हो, हमारे बिजनेस में कुछ बढ़े, ग्रोथ हो या मेंटेन हो सके। बिजनेस के काम में इस्तेमाल होने वाले खर्चे को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। और अपने खर्चे वाले को क्या कहते हैं? कंजम्पशन। तीसरा सेक्टर आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है हमारे सामने, यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश में, सेंटर है, स्टेट है, ये सब अलग अलग है। इनका मेन काम हमारे वेलफेयर प्रोवाइड करना होता है। गवर्नमेंट अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को भी अंडरटेक करती है, गवर्नमेंट की कमर्शियल इदारे भी हैं, कंपनीज है गवर्नमेंट की खुद की अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाती हैं, ठीक है। वहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट भी करती है, रेलवे हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये पब्लिक यूटिलिटीज कहला जाएंगी, पानी और बिजली वगैरह। गवर्नमेंट के और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे नगर निगम हो गया आपका, म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस कहलाते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट के और बहुत सारे, जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, जुडिशरी हो गई, ये क्या कर रहे हैं? ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फायर स्टेशन पैसा तो ना ले रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वेलफेयर एक्टिविटीज में मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट के और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट के बहुत सारे और तरह के फंक्शंस हमारे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लोग काम भी करने जाते हैं, भाई जाहिर सी बात है, पुलिस है तो लोग पुलिस की तरह अपॉइंट भी होंगे, आर्मी है तो आर्मी की तरह लोगों को अपॉइंटमेंट होगा, सैलरी मिलती है उनको उसके काम की। ये ध्यान रहे, पुलिस वगैरह जो इदारे हैं, जो महकमे सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये पैसे कमाने के लिए नहीं बने, लेकिन जो लोग यहाँ काम करते हैं वो जरूर पैसे कमाते हैं। इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये ना सोच लीजिएगा पुलिस में यूं ही आके खड़े हो गए, इंस्पेक्टर बन गए, यूं पैसे ऐसे नहीं मिलना, ऐसा नहीं होता है, पैसा मिलता है। और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले तक जितने 3 सेक्टर्स थे, अगर सिर्फ ये 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में तो कहलाएगी क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या कहलाएगी? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जहां पे किसी देश का दूसरे किसी देश के साथ कोई भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, ट्रेड नहीं होता, कोई रिलेशन बाहर के देशों से नहीं होता है, वो इकोनॉमी कहलाती है क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन अगर चारों सेक्टर कंसिडरेशन में आ जाएंगे तो वो कहलाएगी ओपन इकोनॉमी। क्या कहलाएगी? ओपन इकोनॉमी। वो इकोनॉमी है जिसका दूसरी इकोनॉमीज के साथ ट्रेड रिलेशन या दूसरी तरह से रिलेशन है। हम अपने देश से दूसरे देश से कुछ माल बेचते भी दूसरे देश को और दूसरे देश से कुछ माल खरीदते भी हैं, तो वो होती है हमारी ओपन इकोनॉमीज। और जब कोई रिलेशन नहीं होता किसी और देश से, हम लोग खुद सेल्फ रिलायंट होते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, किसी ना देश को बेचते हैं कुछ, ना किसी और देश से कुछ खरीदते हैं, तो वो कहलाती है क्या? हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। एम आई क्लियर और नॉट? तो इस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नॉर्मली तो 3 चीजें हमारे सामने आती हैं। इंपोर्ट, जब हम इंपोर्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जब हम किसी और देश से खरीदते हैं अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, वो इंपोर्ट है। दूसरा होता है एक्सपोर्ट, जब हम अपने देश से दूसरे देश को कुछ बेचते हैं ताकि हम कुछ प्रॉफिट कमा सकें, तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट। और तीसरी तरह की चीज होती है इंटरपोर्ट।
ये आपकी बुक में नहीं है, मतलब अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन ये होता है कि हम कुछ माल खरीदते हैं ताकि दूसरे देश को हम लोग उससे महंगे दामों पे बेच सकें, तो वो कहलाता है हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड। 3 तरह के ट्रेड हमारे सामने फॉरेन ट्रेड में आते हैं, लेकिन हमें अभी जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इज इट क्लियर और नॉट? ये हमारे सामने 4 सेक्टर्स बन गए। अब यहाँ पे सर्कुलर फ्लो के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद अब हम लोग देखते हैं कैसे रिलेटेड होते हैं, रिलेशन बनाना है हम लोगों को सेक्टर्स के बीच में। टू सेक्टर मॉडल विदाउट कैपिटल मार्केट सबसे सिंपल इकोनॉमी कहलाती है, ये जो हम बताने जा रहे हैं। इसमें हमारे सामने 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, दूसरा है हमारे सामने फर्म। ये सामने आमने बनाते हैं कुछ लोग, लेमैन ना बनिएगा कि सर बुक में तो सामने आमने दे रखा था, उसमें गोला बना हुआ था, आपने इसे चौकोर बना दिया। ये सब लेमैन बच्चों वाली बातें, मकसद समझ में आना चाहिए, ज्यादा क्लियर, इसलिए दूर बनाया ताकि चीजें हमारे सामने क्लियर आउट हो जाए। अब ध्यान रखिएगा, हमारे सामने 2 तरह के फ्लो थे, मनी फ्लो और रियल फ्लो। इन दोनों सेक्टर्स के फंक्शन आपके सामने बताए जा चुके हैं क्या क्या हैं, और हम ये भी बता चुके हैं फेजेस क्या क्या हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाउस होल्ड के पास मैंने कहा 4 तरह की ताकतें हैं, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। अपने में सब पैसिव फैक्टर तो प्रोडक्शन है सिवाय एंटरप्रेन्योर के। एंटरप्रेन्योर एक एक्टिव फैक्टर है, लेबर एक एक्टिव फैक्टर है, लेकिन एंटरप्रेन्योर ज्यादा, लेबर भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि लेबर भी अपने आप थोड़ा जाएगा रोड खोदने लगा अपने आप। भाई कोई मकसद होगा, अगर वो ऐसा कर रहा है, कोई लेबर जाए रोड खोदने लगे तो क्या कहलाएगा, पागल हो गया। बिना किसी मकसद के आप अपनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कोई एक डायरेक्शन देने वाला होगा ना, एक प्लान एग्जीक्यूट कराने वाला कोई होना चाहिए ना, वो बताएगा कि भैया गड्ढा इसलिए खोदना है क्योंकि हमें यहाँ पे न्यू बनानी है, या पिलर बनाना है, या यहाँ पे सफाई करनी है। कोई होगा बताने वाला ना, वो बताने वाला कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योर के बिना लेबर भी एक पैसिव फैक्टर है। अगर नौकरी देने वाला नहीं हो तो नौकरी कहाँ करने जाओगे? लोग नौकरी ढूंढते हैं ना, या तो अगर नौकरी नहीं मिल रही तो क्या, खुद ही दुकान खोल के बैठ गया, खुद ही बिजनेस खोल लिया। तो लेबर भी खुद हो गए, एंटरप्रेन्योर भी खुद हो गए। एंटरप्रेन्योर सबसे एक्टिव फैक्टर है, ध्यान रखिए। तो लेबर पर 4 फैक्टर है, कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। या चारों हैं एक ही घर में या अलग अलग। यहां से फर्म के पास फैक्टर सर्विसेज पास ऑन हुई। किसी पास जमीन थी तो इस फर्म ने, इस दुकान वाले ने इनसे जमीन की रेंट पे ले ली। या कोई आदमी यहाँ पे लेबर जॉब कर सकता था, सीए था, या मान लीजिए कोई भी नॉर्मल वर्कर था, बेसिक कैशियर था, यहाँ से आए, यहाँ काम करने लगा फर्म में। या अगर इस फर्म को पैसे की जरूरत है तो हाउस होल्ड ने अपने पैसे दे दिए, या मशीन दे दी, या खुद अपने फर्म में हमने मशीन इन्वेस्ट कर दी, और या हम खुद मालिक बन के वहां चले गए, हमने अपनी फर्म खुद खोली। ये 4 तरह के हमने सर्विसेज इनको दे दी। ये क्या बन गया हमारा? रियल फ्लो। क्या बन गया? रियल फ्लो। फर्म ने क्योंकि प्रोडक्शन किया ना, हमने बताया था प्रोडक्शन करती है, तो कुछ जनरेट की इनकम, तो इनके फैक्टर पेमेंट कर दिए। जिसने लैंड दिया था उसको रेंट दे दिया, जिसने लेबर दिया था उसको वेजेस दे दी, सैलरी दे दी, बोनस दे दी, कमीशन दे दिया, एचआरए दे दिया, बहुत सारे मेडिकल अलाउंसेस दे दिए। जिसने कैपिटल दी थी उसको इंटरेस्ट दे दिया, और जो मालिक था उसको प्रॉफिट का हक मिल गया। इज इट क्लियर नाउ? फिर फर्म ने जो प्रोड्यूस किया वो किसके लिए किया? भाई फर्म जो बनाती है वो मार्केट की डिमांड देख के बनाती है ना। मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, या अपनी मर्जी से बना देंगे। मान ली मिसाल के तौर पे हमें भी अच्छा लगता है तो हम अपनी मर्जी तो ना बना देंगे, जो मार्केट में लोगों को चाहिए हम वो बनाएंगे ना। मिसाल के तौर पे कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे नॉर्मली उसको रटते हैं। अब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही कोचिंग खोल के थोड़ी ना बैठ जाएंगे। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हिंदी कोचिंग देखी है आप लोगों ने? हिंदी कोचिंग देखी किसी ने? उर्दू की कोचिंग देखी है? भले जितनी अच्छी आती हो, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है ना, तो वो काम थोड़ी ना करेंगे जो हमें पसंद है। हमको तो वो काम करना है जो लोग चाहते हैं। तो फर्म में प्रोडक्शन किसके लिए होता है? कंज्यूमर्स के लिए। हाउस होल्ड जब घर पे होते हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो क्या बन जाते हैं? वो कंज्यूमर। वो जो खर्चा करते हैं उसको क्या कहते हैं? कंजम्पशन। तो फर्म ने जो कुछ भी बनाया, क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज। वो किसके लिए बनाई थी? लोगों के लिए, अपने कस्टमर्स, कंज्यूमर्स के लिए। तो वो कंज्यूमर कस्टमर कहाँ मिलते हैं देखने को? हाउस होल्ड में होते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्शन करते वक्त क्या होते हैं?
फैक्टर प्रोवाइडर्स होते हैं और खाएंगे भी नहीं खाएंगे। भाई यहाँ लेबर काम करने गया, शाम को क्या करेगा, उनके घर में फोन आएगा ब्रेड लेते आइएगा, हाँ 4 अंडे भी साथ में। ये कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? फर्म बनाएगी तब तो आएंगे ना। यहाँ पे बेकरी होगी, कोई फर्म सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी है। कोई दुकान होगी जहाँ ब्रेड बिकती होगी, कोई दुकान होगी जहाँ ब्रेड बनती होगी, कोई दुकान होगी जहाँ अंडे आगे बिकते होंगे, कोई दुकान होगी जहाँ पे कैलोन्स चोकोस मिलता होगा, कोई दुकान होगी जहाँ पे शैम्पू मिलता होगा। ये सब फर्म से ही तो मिलेगा ना। फर्म बना किसके लिए रही है? लोगों के लिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से यहाँ आ गए। ये भी क्या हो गया? रियल फ्लो। क्या हो गया? रियल फ्लो। फ्री में नहीं मिलता है, पैसे देना पड़ता है। तो हाउस होल्ड ने जो कमाया था वो उसका पेमेंट कर दिया, और ये क्या हुआ? मनी फ्लो। क्लियर हुई बात? बहुत सिंपल सी बात। घर वाले आ गए काम करने, इसका पैसा मिल गया, जो पैसा इनको मिला उससे इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिए और उसका पेमेंट इनको कर दिया। सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल सी बात। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब यहाँ पे इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट दोनों तरह की कॉस्ट शामिल है। मतलब हम हो सकता है अपने ही, जैसे हम अपनी मिसाल दें, हमने जो भी यहाँ से पैसे कमाए, बच्चों से जो भी फीस आई, वो अगर जमीन मेरी है तो रेंट हम इम्प्यूटेड रेंट रख लेंगे। अगर जमीन मेरी नहीं है, किराए पे लिए हैं, तो हम वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में शामिल कर लेंगे। अगर हम लेबर बन के खुद ही अपने फर्म में जा रहे हैं काम करने, तो जो भी बच्चों से फीस मिली उसका वो पोर्शन जो हम किसी और को देते, क्योंकि हम खुद टीचर हैं, वो खुद रख लेंगे, तो ये कहलाएगा इम्प्यूटेड वेजेस। अगर किसी और टीचर को हम हायर करते, क्या मेरे क्या पढ़ाओ, तो जो यहाँ से बच्चों से मिलता है वो हम क्या करते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में शामिल कर लेते हैं, एक्सप्लिसिट वेजेस में। हमने खुद अपना पैसा लगाया अपने बिजनेस में, जो इंटरेस्ट हम किसी और को देते वो खुद रख लेंगे इम्प्यूटेड इंटरेस्ट मान के, वरना एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट मान के हम किसी और को पे कर देंगे। अगर हम खुद यहाँ मालिक बन के गए हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो किसका हिस्सा होगा? मेरा। और जो कुछ पैसा हम कमाएंगे वो उनके गुड्स एंड सर्विसेज से हम उनको पे आउट कर देंगे। एम आई क्लियर और नॉट? आगे समझ में?